पटना में इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा का समापन हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भाजपा व चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि वोट चोरी का मतलब अधिकार, आरक्षण और रोजगार की चोरी है। उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया और भरोसा जताया कि जनता 2025 में भाजपा को जवाब देगी। इस यात्रा में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। भारी जनसमूह की मौजूदगी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश भर में विपक्षी गठबंधन से चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इस चोरी के जरिए युवाओं के अधिकार, आरक्षण, रोजगार और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। इस बीच राहुल गांधी और आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा आज पटना में अपने समापन पर पहुंच रही है। ये यात्रा करीब 16 दिन की लंबी और बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक और जनसंपर्क मुहिम रही, जिसका आरंभ 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से हुआ था। लगभग 1,500 किलोमीटर यानी करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा का ये यात्रा मार्ग इतना लंबा था कि इसने पूरे बिहार के 23 जिलों को छुआ और वहां की आम जनता तक विपक्षी दलों का संदेश पहुंचाया। ये यात्रा न केवल वोटरों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली गई थी, बल्कि इसे विपक्षी दलों की चुनावी ताकत बढ़ाने और जनता के बीच अपने सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी माना जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ कई अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं ने बिहार के छोटे बड़े कस्बों, शहरों और गांवों में जाकर जनता से संवाद किया। ये यात्रा स्थानीय लोगों के बीच वोटरों के हकों, लोकतंत्र के महत्व, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास और सामाजिक न्याय जैसे अहम मुद्दों को लेकर जन जागरण का बड़ा माध्यम बनी। यात्रा के माध्यम से ये कोशिश की गई कि हर मतदाता अपने अधिकारों को समझे और आने वाले विधानसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी करे। विपक्षी दलों ने इस यात्रा के जरिए ये संदेश भी दिया कि लोकतंत्र में मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम है और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के 23 जिलों के 1300 किलोमीटर के सफर में कई बड़े शहरों और ग्रामीण इलाकों को कवर किया। सासाराम से शुरू होकर औरंगाबाद गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा होते हुए ये यात्रा राजधानी पटना पहुंची। हर जगह यात्रा के दौरान विपक्षी नेताओं ने जनसभाएं की, लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और विकास के मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान युवाओं, किसानों, महिलाओं और मजदूरों ने भी अपनी आवाज उठाई और वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से अपने मुद्दे उठाने का मौका पाया। यात्रा के समापन के मौके पर गांधी मैदान से गांधी से अंबेडकर मार्च निकाला जाएगा, जिसमें विपक्षी दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। इस पदयात्रा का रास्ता महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर हाई कोर्ट स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक जाएगा। इस मार्च के जरिए विपक्ष ये राजनीतिक संदेश देना चाहता है कि वे गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही हैं। इस मार्च को इंडिया ब्लॉक ने गांधी से अंबेडकर मार्च का नाम दिया है, जो विपक्ष की सामाजिक समरसता और जातीय एकता की रणनीति को दर्शाता है। कांग्रेस और आरजेडी खासतौर पर बिहार की लगभग 18% दलित आबादी पर विशेष नजर रखे हुए हैं। इस यात्रा के दौरान दलित समुदाय के लिए आरक्षण, सामाजिक न्याय और समानता जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता दी गई। विपक्षी दल इस यात्रा के माध्यम से दलित वोट बैंक को साधने और मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीति पकड़ मजबूत हो सके। ये यात्रा दरअसल बिहार में वोटरों के अधिकारों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सामाजिक समानता के लिए एक बड़ी पहल और जन आंदोलन के रूप में देखी जा रही है। आज का दिन अफगानिस्तान के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हो जाएगा।
हर तरफ चीख पुकार के बीच अपनों को ढूंढते लोगों के लिए आज का दिन सबसे भयावह दिन हो गया। अचानक से आए भूकंप ने ना किसी को संभलने का मौका दिया और ना जान बचाने का समय। कुछ सेकंड में ही सब तबाह हो गया। यहाँ के हालात देख आपकी भी रूह कांप जाएगी। पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहर में प्रांत में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। आज का दिन अफगानिस्तान के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हो जाएगा। हर तरफ चीख पुकार के बीच अपनों को ढूंढते लोगों के लिए ये दिन सबसे भयावह दिन हो गया है। अचानक से आए भूकंप ने ना किसी को संभलने का मौका दिया और ना जान बचाने का समय। उस सेकंड में ही सब तबाह हो गया। यहाँ के हालात देख आपके भी रूह कांप उठेगी। पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहर प्रांत में 6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के अनुसार भूकंप का केंद्र जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व में था। इसकी गहराई मात्र 10 किलोमीटर थी। भूकंप की वजह से 622 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हो गए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भी इसे 6.0 तीव्रता का बताया है, जो कि रिएक्टर स्केल पर मध्यम लेकिन उथले भूकंप का दर्शाता है। ये भूकंप रविवार रात 11:47 पर स्थानीय समय पर आया था, जो पाकिस्तान सीमा के पास है। अधिकांश मौतें और चोटें मुख्य रूप से जलालाबाद और आसपास के इलाकों में हुई है। 20 मिनट बाद ही 4.5 तीव्रता का दूसरा झटका आया, बाद में 5.2 तीव्रता का। अफगानिस्तान हिंदुकुश क्षेत्र में स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेट के कारण भूकंप आम है। तालिबान सरकार ने बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन दुर्गम इलाकों में पहुंच बेहद मुश्किल है। ये 2023 के 6.3 तीव्रता वाले भूकंप की याद दिलाता है, जिसमें 1500 से 4000 मौतें हुई थी। ताजा मामले में बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर मौतें घरों के ढहने की वजह से हुई। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में कहा गया कि जलालाबाद और आसपास के गांव में मिट्टी के घर गिर गए हैं। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। कुनार प्रांत में भी हल्का कंपन महसूस हुआ। पाकिस्तान सीमा के पास होने से वहां भी झटके महसूस हुए हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं। जानकारी के मुताबिक भूकंप जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर पूर्व उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। इस भूकंप से दिल्ली एनसीआर के लोगों में दहशत हो गई। नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके चलते कई लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इसमें भारत में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं अफगानिस्तान की दुर्गम भौगोलिक स्थिति से बचाव कार्य मुश्किल है। हालांकि रेस्क्यू जारी है। एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम एक बार फिर कम कर दिए गए। इस बार 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर 51 रुपए तक की कटौती की गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यह बदलाव ग्राहकों की सुविधा के लिए किया है। हालांकि कटौती सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर लागू होगी। नई कीमतें 1 सितंबर से लागू होंगी। बदलाव के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1580 रुपए होगी, जबकि अभी इसकी कीमत 1631.50 रुपए है। फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले एलपीजी सिलेंडरों की कीमत को लेकर एक बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। देश भर में लाखों परिवारों की दिनचर्या से जुड़ा ये मुद्दा अब व्यापारिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करने लगा है। लेकिन क्या इस बार घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी या फिर ये राहत केवल व्यापारिक उपभोक्ताओं के तक सीमित रहेगी? और जानेंगे कि आखिर क्यों तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में बड़ी कटौती की है, जबकि घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे पहले आइए समझते हैं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस बदलाव का आर्थिक और सामाजिक पहलू। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 सितंबर से लागू होने वाली नई कीमतों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है। इसका मतलब ये है कि व्यावसायिक क्षेत्रों में जैसे कि रेस्टोरेंट, छोटे बड़े उद्योग और जो भी भारी मात्रा में एलपीजी का उपयोग करते हैं, उन्हें अब कम दाम पर गैस मिलेगी। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों की बात करें तो वो 1580 रुपए हो गई है। हैदराबाद में ये कीमत 1850 रुपए, बेंगलुरु में 1652.5 रुपए, चेन्नई में 1737.5 रुपए, विजयवाड़ा में 1737 रुपए और विशाखापट्टनम में 1632 रुपए तय की गई है। ये बदलाव व्यापारिक उपभोक्ताओं के लिए निश्चित रूप से राहत भरा है, क्योंकि उनके परिचालन खर्चों में कमी आएगी और वो अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से चला पाएंगे।
लेकिन जब बात आती है घरेलू सिलेंडर की तो स्थिति बिल्कुल अलग है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडरों की कीमत लगभग स्थिर ही रखी गई है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत की बात करें तो वो 853 रुपए है। इसी तरह हैदराबाद में 905 रुपए, चेन्नई में 868.5 रुपए, बेंगलुरु में 855.5 रुपए और विजयवाड़ा में 877.5 रुपए का घरेलू सिलेंडर बिक रहे हैं। छोटे 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की कीमत में कोई खासा बदलाव नहीं हुआ। ये फैसला घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शायद रात की खबर नहीं है। आज जब महंगाई आसमान छू रही है और रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में स्थिरता का मतलब है कि आम परिवारों को कोई खासा आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी रोजाना की जरूरतें जस की तस महंगी बनी रहेंगी। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार और तेल कंपनियां घरेलू उपभोक्ताओं को इस महंगाई के दौर में राहत दिलाने में सफल रही हैं, या फिर वे स्थिरता एक रणनीति फैसला है ताकि बाजार में अनिश्चितता कम हो। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू सिलेंडर की कीमतों से पहले सरकार को वैश्विक तेल कीमतों, कर नीतियों और घरेलू आर्थिक दबावों को बारीकी से जांचना चाहिए। वैश्विक तेल बाजार में उतार चढ़ाव का सीधा असर घरेलू ईंधन की कीमतों पर पड़ता है। पिछले कुछ महीने में कच्चे तेल की कीमतों में कई बार बदलाव देखने को मिला है, जिससे तेल कंपनियों को भी कीमतें में समझौता करने की जरूरत पड़ी है। ऐसे में घरेलू सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखना कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा होगा। ये स्पष्ट है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कटौती से व्यापारिक क्षेत्र में आर्थिक सुधार संभव है, जिससे रोजगार और उत्पादन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं घरेलू स्तर पर स्थिरता कीमतों का मतलब है कि आम जनता को महंगाई के इस दौर में कोई बड़ा पैकेज नहीं मिला है राहत के लिए। सरकार और तेल कंपनियां भविष्य में बाजार की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात को देखकर समय समय पर कीमतों में बदलाव करती रहेंगी। घरेलू उपभोक्ताओं की उम्मीद बनी रहेगी कि जल्द ही उनके लिए भी कोई राहत की नीति लागू हो। वहीं व्यापारिक क्षेत्र में अपनी लागत कम करने की दिशा में हुए इस फैसले का स्वागत कर रहा है। एक तरफ जहां कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में राहत मिली है, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं पुरानी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी कोई जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। फेस्टिवल सीजन की खुशियां जरूर आएंगी, लेकिन इन खुशियों के बीच घरों की रसोई और व्यापारिक इकाइयों की आर्थिक परिस्थितियां भी इस बदलाव का क्या असर होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। देश के कई राज्यों में भीषण बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर बड़ा अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भयंकर तबाही मची हुई है। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान में भी बारिश का कहर बरपा रही है। कई राज्यों में एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लोगों के लिए तो बारिश कहर बनकर सामने आ रही है। इतना ही नहीं, बारिश ने बिहार और यूपी के निचले इलाकों में भी रहने वाले लोगों के लिए जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं राजस्थान और यूपी में भी चिंताजनक स्थिति है। लगातार बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में मानसून का असर जारी है और कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। हनुमानगढ़, सीकर और करौली में हालत गंभीर है और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने 27 जिलों में अलर्ट जारी किया है। सितंबर के पहले सप्ताह में भी भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। कई जिलों में एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी के पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी हिस्से और मध्य दिल्ली के अलावा शाहदरा में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि समय बलिया, बहराइच, बदायूं, चंदौली, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, उन्नाव और वाराणसी आदि जिले बाढ़ प्रभावित इलाकों में शामिल हैं। बिहार में फिर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दरभंगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी और सुपौल में लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है।
वहीं दक्षिण बिहार के नवादा, गया, जमुई और औरंगाबाद जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाएं होने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस दौरान लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है। एससीओ में गले पड़ते दिखे शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति पुतिन ने नहीं दिया कोई भाव। समिट के दौरान जब सभी नेता औपचारिक ग्रुप फोटो के बाद आगे बढ़े तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ चल रहे थे। सभी नेता शांत और संयमित तरीके से अभिवादन कर रहे थे, लेकिन तभी शहबाज शरीफ अचानक तेजी से आगे बढ़ते हैं। कैमरे में साफ नजर आता है कि वो बाकी नेताओं की तरह धीरे धीरे नहीं बल्कि लगभग कूदते हुए पुतिन की तरफ बढ़ते हैं। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ समिट 2025 में इस बार कई दिलचस्प नजारे देखने को मिल रहे हैं। चीन में दुनिया भर के बड़े नेता एक मंच पर जमा हुए हैं। गंभीर चर्चाओं, समझौतों और कूटनीतिक बैठकों के बीच एक ऐसा पल सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का व्यवहार इस बार चर्चा में है। एससीओ समिट के दौरान उनका जोश और उत्साह कुछ ऐसा था कि उन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। समिट के दौरान जब सभी नेता औपचारिक ग्रुप फोटो के बाद आगे बढ़े तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ चल रहे थे। सभी नेता शांत और संयमित तरीके से अभिवादन कर रहे थे, लेकिन तभी शहबाज शरीफ अचानक तेजी से आगे बढ़ते हैं। कैमरे में साफ नजर आता है कि वो बाकी नेताओं की तरह धीरे धीरे नहीं बल्कि लगभग कूदते हुए पुतिन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही पुतिन सामने आते हैं, पूरे जोश के साथ उनसे हाथ मिलाते हैं। इस नजारे ने सोशल मीडिया पर लोगों का जमकर मनोरंजन किया है। वीडियो वायरल होने के बाद मीम्स की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग इसे उछल कूद डिप्लोमेसी कह रहे हैं। मजाक अपनी जगह है, लेकिन इस तरह का व्यवहार ऐसे मंचों पर सवाल भी खड़े करता है। कूटनीति के मंच पर हर हाव भाव मायने रखता है। नेताओं का संयम, उनका आत्मविश्वास और गंभीरता सब कुछ कैमरे में कैद होता है। ऐसे में इस तरह की जल्दबाजी या उत्साह कहीं न कहीं एक हल्केपन का संकेत देता है। वीडियो में एक और दिलचस्प पल भी आया जब शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ की इस तेजी को देखा तो वो कोई प्रतिक्रिया दिए बिना ही दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। यही क्षण सोशल मीडिया पर लोगों के लिए मजाक का कारण बन गया। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ एससीओ समिट में अपने अंदाज के लिए चर्चा में आए हों। 2022 में समरकंद में हुए समिट के दौरान भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वक्त वे ट्रांसलेटर ईयरपीस लगाने से जूझ रहे थे और वहीं पुतिन की मुस्कान भी कैमरे में कैद हो गई। 2025 की समिट में एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां एक तरफ बड़े नेता वैश्विक मुद्दों पर गंभीर चर्चा में जुटे हैं, दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री का उत्साह सोशल मीडिया पर मनोरंजन का कारण बन गया है। कूटनीतिक मंच पर छोटी छोटी चीजें भी बड़ा संदेश देती हैं। जब दुनिया देख रही हो तो हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी हो जाता है।